हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी केवीएस पीआरटी के लिए और सेम सीटेट के लिए भी हमारी ईवीएस जो आती है 30 नंबर की, वो भी इसमें सेम हेल्प करने वाली है, क्योंकि हम सीटेट के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो जो बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो वीडियोज़ हैं उनको दोनों में ही काम आएगी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर 4 कि ईवीएस। और इसमें ही मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको कहा था कि जो थर्ड क्लास की ईवीएस है उससे ज़्यादा हमें फोर्थ क्लास को फोकस करके पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो बन सकते हैं। मैं इसमें आपको वो भी बताऊंगी जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके साथ ही पेडागोजी में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं या केवीएस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने सोचा था कि जब हम फोर्थ क्लास की ईवीएस स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करके दूँ, सो दैट कि जब आप नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ोगे ना अच्छे से, तो आप सिर्फ वही मेन हाईलाइटिंग वाले पॉइंट्स को पढ़ो। ये मैंने आपको थर्ड क्लास की जब हम ईवीएस कर रहे थे तब भी आपको बोला था। तो मैंने सोचा था कि मैं इस पीडीएफ को हाईलाइट करूं, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने का। बट मैंने जब ये चैप्टर देखा तो जो हमें पढ़ना है ना इस चैप्टर में, जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड क्लास की में हम सब कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, स्पेसिफिक करके चलेंगे, जो इम्पॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने हाईलाइट करने के लिए सोचा। बट यहाँ पे जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको ऑलरेडी अलग अलग बॉक्सेस में दी हुई हैं। आप देख सकते हो ये बल्लम का ऑरेंज कलर के बॉक्स में, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तो यही सब हमने पढ़ना है। ये नियॉन कलर के बॉक्स में यही सब हमको पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इस पीडीएफ को एज सच ज़रूरत नहीं लगी कि मैं आपको हाईलाइट करूं, क्योंकि आपको जो ऑलरेडी बॉक्स में है इसमें वही पढ़ना है। ये वीडियो जो है मैं आपको पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सेकंड चीज़, इन केस अगर आप नहीं कर पाते तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है मैं वहाँ पे ही पीडीएफ डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ सकते हो। ठीक है, मीन्स कि अब हम जो भी चैप्टर करेंगे मैं उसकी पीडीएफ जो है आपको दे दिया करूँगी, ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1, चलो चले स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। देखो, जब थर्ड क्लास में मैं एक चैप्टर पढ़ा था, मैंने इसको कहा था कि हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं फोर्थ और फिफ्थ क्लास में। तो ये वही चैप्टर है जिसे अभी हम फोर्थ में पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट आगे जाकर के हम फिफ्थ में भी पढ़ेंगे। तो थर्ड क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना कि बहुत सारे बच्चे शिमला में आए हुए थे, तो कोई बच्चा राजस्थान से आया था, कोई दिल्ली से आया था, कोई असम से आया था, और वो सब डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे कैसे कैसे होता है। तो सेम है, थोड़ी सी चीज़ें हम उनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इन्हीं अलग अलग स्टेट्स के बारे में। तो पहला ही चैप्टर है चलो चलें स्कूल। ठीक है, तो पहला है बांस से बना पुल। एक तो आप पहले बांस से बना पुल देख लो कि बांसों को अटका अटका करके कैसे पुल बनाया हुआ है, क्योंकि बांस असम में और हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बहुत इजीली से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं, हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। देखो, आपने पढ़ा था उस वाले चैप्टर में कि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या है, घुटने तक पानी भरा रहता है। तो वहाँ पे क्या बनता है, बैम्बू हाउस बनते हैं, मीन्स बम्बू के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर होते हैं कि 2 से 3 4 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली पानी भरा रहता है, और रोड पे ही नीचे ही घर होंगे तो वहाँ जल्दी पानी भर जाएगा। सेकंड चीज़, वो वहाँ से सीढ़ी हट लगा करके हटा देते हैं, क्योंकि ताकि जानवर वगैरह ना घुस जाए। ठीक है, इसीलिए सेम चीज़ है। तो यहाँ पे भी देखो यही है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस तरीके के बैम्बू के पुल बनते हैं पार करने के लिए, है ना। नीचे नदी बहती होगी या कोई भी पुल होता होगा, तो बैम्बू के पुल बनते हैं और इससे लोग रोड क्रॉस करते हैं असम में। ये असम की विशेषता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बांस से बने पुल कहाँ होते हैं या बैम्बू से बने हुए पुल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप असम लगाओगे। ठीक है, कि असम में। और अभी मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन हमारा कहाँ से पहले आ रखा है। फिर नेक्स्ट है हमारा लद्दाख, ट्रॉली से। ठीक है, ट्रॉली से लद्दाख। तो देखो बेसिकली यहाँ पे लद्दाख मेंशन है, लेकिन लद्दाख हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारे पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे। देखो जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे यातायात के साधन क्या होते हैं, बस, ई रिक्शा,
ऑटो, ट्रेन, मेट्रो, है ना, हम इनसे जाते हैं। लेकिन पहाड़ी वाले क्षेत्रों में रेल बनाना, मेट्रो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं से नदियाँ निकल रही हैं, कहीं से नदियों का रास्ता है, कहाँ से टूट टूट के पहाड़ गिर जाए हम कुछ नहीं कह सकते। तो पहाड़ी वाले चीज़ों में ना रास्ते बनाना एक तो इतना आसान नहीं होता, फिर हर जगह तक पहुँच पाना ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पे हम किन का यूज़ करते हैं? ट्रॉली का। जैसे हम लोग कभी मनाली, मसूरी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे ट्रॉली क्या है, हमारे लिए एक एडवेंचर है कि हम कभी ट्रॉली में नहीं बैठे, ट्रॉली में बैठ के देखते हैं, ट्रॉली में यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, है ना, ऐसे करके हम ट्रॉली का यूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ के रेजिडेंट हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, ट्रॉली उनके लिए एक यातायात का साधन है, क्योंकि उनके पास और कोई साधन उपलब्ध ही नहीं होते कि 2 मिनट में रिक्शा करा चल दिए या कैब करी हो गया। नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ महा कैब वगैरह जो है, रेंटल ऑटोज़ हैं, ये सिर्फ महानगरों की विशेषता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर लोग किसका यूज़ करते हैं? ट्रॉली का। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लद्दाख लिखा है तो लद्दाख में ही, पर जो कि हमारे पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम ट्रॉली का यूज़ करते हैं। और जैसे जब हम एडवेंचर करने के लिए जाते हैं तो ट्रॉली ना बहुत ही वेल मैनर में मतलब बनी हुई होती है, प्रॉपर उसमें वायर लगा होता है, बहुत अच्छी वाली स्थिति में होती है, और बहुत अच्छे से कोई खतरा वगैरह, मतलब रिस्क तो रहता है बट इतना ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन ये जो नॉर्मल वाली रहती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि कोई प्रॉपर हर एक तरीके से नहीं होता। वो अभी हम पढ़ते हैं। देखो, स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। देखा, खूब चौड़ी और गहरी नदी। तो इतनी बड़ी गहरी नदी के ऊपर वहाँ पे पुल बनाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, नदी के इधर उधर रस्सी बांधी हुई होती है मजबूत लोहे की। ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। भारी पत्थरों से बांधी जाते हैं उसको, या पेड़ों से कसकर बांधते हैं। ट्रॉली क्या होती है? लकड़ी से बना एक झूला। ठीक है, एक ट्रॉली होती है, लकड़ी से बना झूला। पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है, पुल की मदद से वो इस रस्सी पर जाती है। ठीक है, और हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन आता है, वैसे ये क्वेश्चन सी टेट में आया हुआ है कि ट्रॉली का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो आप ऑप्शन में आराम से लगा सकते हो। जैसे लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आता है तो आप यहाँ लद्दाख या जम्मू कश्मीर ही लगाओगे। ठीक है, बट अगर ऑप्शन में ये सब कुछ ना हो तो आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना, और आप किसके साथ जाओगे? पहाड़ी क्षेत्र के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हमको नहीं पढ़नी, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, नहीं पढ़ना। फिर है हमारा सीमेंट का पुल। ठीक है, हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है। तो आप एक ये इस तरीके का पुल देख सकते हो। देखो, यहाँ पे कोई एज सच ना जगह मेंशन नहीं है कि कहाँ पर ये हो सकता है, बट देखो, जो अगर आप महानगरों में रहते हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो आप ऐसे ब्रिज जो यूजली देख सकते हो जहाँ पे सीमेंट, ईंट और लोहे के पुल जो बने होते हैं। या फिर थोड़े से जो एरियाज़ होते हैं जैसे गांव वगैरह, जो थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, एक सिटी बन जाती है, लाइक मेरठ, है ना, मेरठ, मथुरा, आगरा, जो थोड़े टाइप ऐसे फेमस से हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये लोग ये चीज़ें देख सकते हो बनी हुई। ठीक है, नॉर्मल है, सीमेंट, ईंट और लोहे का ऐसे जो सरियों से पुल बने होता है, और दोनों तरफ आपका ये जैसे दोनों तरफ आपकी सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं चढ़ने उतरने के लिए, तो हम लोग ये लगा सकते हैं। और मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सीमेंट के बने पुल कहाँ पाए जाते हैं, और आपसे ऑप्शन दे, तो जैसे लद्दाख में हमने पढ़ा, लद्दाख में क्या होता है? ट्रॉली होती है। और असम में क्या होता है? बांस का पुल होता है। तो आप स्किप कर सकते हो दोनों ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप 2 ऑप्शन स्किप कर सकते हो, बाकी दो दो ऑप्शन देगा, फिर आपको उसमें से करना होगा। अगर मान लो आपने तीसरे के बारे में पढ़ा हुआ है तो चौथा ही उसका आंसर होगा, क्योंकि ये एज सच मेंशन नहीं किया हुआ कि कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ये अब नॉर्मल हो चुका है, ये मोस्ट ऑफ द जगह पर हमें दिख जाता है देखने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने भी यूज़ करा होगा काफ़ी सारा। देखो, आसपास किसी पुलिया को देखा है, नाले के ऊपर पुलिया बना दी जाती है, गांव में पुलिया होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है केरल। ठीक है, केरल में होता है वल्लम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। सी टेट का ताज़ा ताज़ा आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। लास्ट टाइम तो ऑनलाइन हुआ था, तो उससे जस्ट पहले वाला जो था ना, ईवीएस में क्वेश्चन आया था, वल्लम क्या होता है या वल्लम क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घोट के पी लेना। सीटेट के लिए भी और सेम केवीएस के लिए भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये केरल की बात है, यानी कि वल्लम कहाँ पे पाई जाती है? केरल। तो पढ़ते हैं कि वल्लम क्या होती है। केरल के कुछ भागों में बच्चे को पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव, यानी ये लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, उसमें बैठकर स्कूल तक जाते हैं। ठीक है, तो केरल के कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? वल्लम का। और वल्लम क्या होती है? लकड़ी की बनी छोटी नाव।
ठीक है, लकड़ी से बनी हुई ये छोटी नाव होती है जिस पे बैठकर जो बच्चे जो है नदी को पार करते हैं और वहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो केरल के लिए वल्लम, लद्दाख के लिए ट्रॉली, और असम के लिए बांस का पुल, सीमेंट का पुल जो यूजुअली हमारे डेवलप थोड़े से एरिया होते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह काम करने लगते हैं वहाँ पे चलते हैं। ये सारा हमने छोड़ना है। और नेक्स्ट है हमारी ऊँट गाड़ी। तो ऊँट गाड़ी, ऊँट से तो आपको समझ में आ गया होगा, राजस्थान। हम रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दूर दूर तक रेत ही रेत क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे सारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान मरुस्थल एरिया होता है और वहाँ पे सारी रेत ही रेत होती है। और आप सबको पता है कि ऊँट को राजस्थान का या रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज़ क्यों, क्योंकि एक अकेला बेचारा ऐसा जानवर होता है जो रेगिस्तान वाले एरिया में सर्वाइव कर सकता है, काफ़ी सारे दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि अपने कुबड़ में खाना रख लेता है और जब नीड होती है तो वहाँ से लेके ये काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है। कि कभी भी रेगिस्तान वगैरह में जाओ तो ऊँट को लेके जाओ, क्योंकि वहीं के लिए सबसे अच्छी सवारी है। बाकी और कोई भी चीज़ वहाँ पे रेगिस्तान में चल नहीं पाती, मतलब ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाती। इसलिए सबसे बेस्ट क्या रहता है, रेगिस्तान, सॉरी ऊँट। राजस्थान के लिए तो राजस्थान में रेत है सबसे ज़्यादा, तो ऊँट गाड़ी भी वहीं पाई जाती है। और देखो इसमें लिखा है कि दिन में तो रेत खूब तपती है। आपको पता है राजस्थान जितना दिन में गर्म रहता है, रात में उतना ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि रेत जितनी ज़्यादा जल्दी गर्म होती है ना, रेत उतनी ज़्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो ये रीज़न रहता है। ठीक है, और ऊँट गाड़ी कहाँ की है, राजस्थान। इसके नेक्स्ट है बैलगाड़ी, मैदानी इलाके का एक गाँव। तो मैदानी इलाका वही गाँव वगैरह जहाँ पे बैलगाड़ी होती है। हम बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। तो जैसे इसमें बैलगाड़ी में ऊपर से कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बच्चे कह रहे हैं कि जब भी बारिश वगैरह या तेज़ धूप होती है तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं और इस तरीके से हम बैलगाड़ी पर बैठ करके स्कूल जाते हैं। तो बैलगाड़ी कहाँ पे होती है, जहाँ पे खेती वगैरह होती होगी, गांव का थोड़ा सा इलाका है ना, वहाँ पे हमारी जैसे यूपी का थोड़ा सा इलाका जहाँ पे खेती वगैरह होती है, ऐसे स्कूल जाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम ये बैलगाड़ी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अध्यापकों के लिए क्या लिखा है। जानवरों के गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करो। अब देखो ये दो बैल हैं, ये दो हैं बैल बेचारे, और इतने सारे बच्चे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो इतने सारों को लेकर के जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टीचर को बच्चों के साथ ना डिस्कशन कराना है कि हम जो जानवरों के ऊपर लेकर के जा रहे हैं, जानवरों को कैसा लगता होगा, हम उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या उनसे गाड़ी धुवा रहे हैं तो उनको कैसा महसूस होता होगा, कितना वजन रहना चाहिए या कितना नहीं रहना चाहिए, क्या हमें ये चीज़ करानी चाहिए या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि बच्चे भी महसूस करें, मतलब जानवर भी तो हमारा ही पार्ट है ना, जैसे हम हैं, जानवर भी तो, जानवरों में भी तो इंसान, जानवर भी तो जिंदा है ना, जानवर भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, सब सेम चीज़ें होती हैं, बस वो बोल नहीं पाते। इवन हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं बट जानवर नहीं कर सकते। तो बच्चों से हमें वही बैठ के डिस्कस करना है कि आप इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसके ऊपर कैसा लग रहा होगा। ये टीचर के लिए थोड़ा सा पॉइंट था। ठीक है, तो ये था। फिर है नेक्स्ट, साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। देखो मैं ना करीब 10 साल पहले कभी गाँव गई थी, अपने यूपी में है गाँव, तो वहाँ पे पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, तो वहाँ पे ना साइकिल दी जा रही थी लड़कियों को, सिर्फ लड़कों को नहीं, सिर्फ लड़कियों को वहाँ पे साइकिल दी जा रही थी, सो दैट उनके स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं तो लड़कियाँ साइकिल से स्कूल आ जा पाएँ। क्योंकि ऐसा होता है कि गांव में ना 5वीं तक स्कूल होते हैं और 8वीं तक स्कूल होते हैं, तो उसके आगे लड़के तो आगे स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन गांव वाले क्या करते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते कि इतनी दूर कैसे जाएगी, इतनी दूर कैसे हम नहीं भेजेंगे, तो लड़कियों की पढ़ाई रह जाती है 5वीं तक या 8वीं तक। आपकी मम्मियों की भी बहुत सारों की ऐसा ही हुआ होगा कि आगे पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं होगा क्योंकि दूर स्कूल होगा। तो उस टाइम पे ना यूपी वालों ने एक मुहिम चलाई थी कि गांव की हर लड़की को साइकिल मिलेगी, जिसने 5वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, शायद 8वीं की पास कर लिया है, पास आउट हो गई है, तो उसको साइकिल दी जाएगी ताकि आगे जा कर के जब वो स्कूल जाए तो उसको प्रॉब्लम ना आए या उसका स्कूल छोड़ने में मतलब रुकावट ना बने। तो साइकिल दी जा रही थी। अब जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये कहाँ का है,
बट मेरे को यूपी का याद आया तो इसलिए मेरे को लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। मान लो कहीं भी पेपर में किसी तरीके से आ जाए कि साइकिलों को, लड़कियों को साइकिल देने की मुहिम कहाँ चलाई गई थी, तो यूपी में लगा सकती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पता है। ठीक है, तो यही है कि अब साइकिल की सवारी, ये लोग कैसे स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये है जुगाड़। अभी तक देखो हमने कितने सारे साइकिल के बारे में पढ़ लिया, साइकिल इन द सेंस कितने सारे यातायात साधनों के बारे में पढ़ लिया जो हमारे पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने वल्लम के बारे में पढ़ा, ट्रॉली के बारे में पढ़ा, बैलगाड़ी के बारे में पढ़ा, साइकिल के बारे में पढ़ा, बम्बू जो बांस का पुल था उसके बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें ना अभी काम आने वाली है, मैं बताऊंगी कैसे। अब नेक्स्ट है हमारा, ये है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, ये फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बंधी है। मतलब साइकिल को इन्होंने लकड़ी के फट्टों से बांधे और इसका नाम है जुगाड़। तो अभी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे इलाके में भी इस तरीके की गाड़ी होती है। बट ये जो है ना मोटरसाइकिल है नॉल, मतलब मोटरसाइकिल के पीछे ये लकड़ी फट्टी वाला, यहाँ पे कोई ऐसा नाम मेंशन नहीं है कि कहाँ का है। जैसे ऊपर मेंशन था ना ऊँट का, तो राजस्थान, लद्दाख, असम, लेकिन इसमें हमारा नाम मेंशन नहीं है। तो पर ये जो सारी चीज़ें ना आप देख सकते हो गुजरात की साइड में, गुजरात की साइड में ये चीज़ें हमारी दिखाई देती हैं। वैसे इसका नाम है जुगाड़, बट अगर आपको कोई मोटर बाइक और फट्टे जैसा क्वेश्चन आता है तो आप कहाँ पे टिक करोगे, गुजरात में, क्योंकि सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हैं गुजरात में पाई जाती हैं, गुजरात की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जाते हैं बच्चे। फिर एक नेक्स्ट है, जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो कहाँ कहाँ पे हमें कह रहे हैं कि घने जंगल से जाना होता है, तो घने जंगल देखो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, इसके साइड बहुत सारे हैं, बहुत घने घने जंगल हैं, क्योंकि जंगलों में से और उसमें से वो खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं वहाँ की साइड से। तो ये वहाँ की साइड का हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा घने जंगल होते हैं कि दिन में भी हमको रात जैसा लगता है, और उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए मतलब इतनी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, कहीं कहीं पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन अब बताओ ऐसों में फिर बच्चों की छुट्टियां कैसे ही ना हो। बारिश आ रही है तो पेरेंट्स बोलेगा भाई छुट्टी कर ले, कहीं गिर जाए जंगल में, कहीं खो जाए, कैसे क्या हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो बहुत सारे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा, बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। मतलब ये कह रहे हैं कि कैसे जाते हैं ये देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा जंगल से, अब आ रहे हैं बर्फ़ पर। तो बर्फ़ तो ऑब्वियसली हमारी ऊपर की साइड है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, इधर की साइड ये बर्फ़ पाई जाती है। तो देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चढ़कर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ये सारी लड़कियां हैं, उत्तर की पहाड़ियाँ लिखा हुआ है, उत्तर की पहाड़ियाँ। तो देखो उत्तर की पहाड़ियों में हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा सिक्किम तक हमारा वो फैला हुआ है, हिमालय, आपको पता है ना। उसको फिर काफ़ी सारी श्रेणियों में बांटा हुआ है, शिवालिक, लघु हिमालय, वृहद हिमालय। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर, इंडिया का बता रही हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक है। फिर उसको 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है, शिवालिक एंड ऑल में। तो ये हर एक में पड़ता है, जैसे उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, सिक्किम में भी कुछ ना कुछ हिस्सा पड़ता चलता है। तो ये उत्तर की पहाड़ियों में सारा वही आ जाता है जो उत्तर में, पूरी उत्तर में फैला हुआ है हमारी। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। अब देखो ये हाथ पकड़ पकड़ कर क्यों चल रहे हैं, पकड़ पकड़ के स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि जो ताजी बर्फ होती है ना वो ताजी होती है, उसमें इनका पैर फंस जाता है। तो इनकेस मान लो इसमें से कोई भी लड़की उस ताजी बर्फ में एकदम से फंस जाती है या पैर धंस जाता है, तो उसको क्या करेंगे, वापस खींच लेंगी, उसको बचा लेंगी। नहीं तो अगर ये अलग अलग हाथ दुख पकड़ के चलेंगे नहीं तो कोई भी फंस जाएगा और पता ही नहीं चलेगा बाहर कैसे आना है। तो ये क्या करते हैं, और ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं तो उसको खींच लेते हैं। और अगर मान लो बर्फ़ जमी हुई है, मतलब बर्फ़ पुरानी हो गई है, बहुत ठोस हो गई है, बिल्कुल जम गई है एकदम से, तो उस पर क्या होगा, क्योंकि बर्फ़ तो देखो पिघलेगी नहीं अब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठोस हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। तो उस पर क्या होता है, फिसलन सी होने लगती है, पैर फिसल जाते हैं। तो अगर ये पैर फिसलते भी हैं तो एक दूसरे की मदद से बच सकते हैं। तो ये इस तरीके से स्कूल जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे डिस्कस करे। अभी एक और है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की साइड में अगर आप हरिद्वार वगैरह गए होगे तो वहाँ पे भी आपको रास्ते में ही चलते चलते आपको महसूस होगा कि आप थोड़ा ऊंचाई की तरफ चल रहे हो। जो नॉर्मल रास्ते बने रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ आप एक नॉर्मल रास्ते की तरफ नहीं चल रहे, ऊपर ऊपर थोड़ा चल रहे हो। क्योंकि जैसे दिल्ली में सड़कों पे भागते हुए चले जाओगे और वहाँ पे उत्तराखंड में भागोगे जाके, तो आपको खुद से ही ना जल्दी थकान महसूस होने लगेगी।
आपको दोनों में डिफरेंस देगा कि हम चल रहे हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा अपने आप को खींचना पड़ रहा है। ठीक है। फिर है हमारा ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये उत्तराखंड की बात है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं, क्योंकि देखो जो वहाँ पे जहाँ पे रहता है उसको उस चीज़ की आदत हो जाती है ना। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि जो शहर में बच्चे आते हैं वो थक जाएंगे जल्दी या उनको ये मुश्किल लगे, लेकिन हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं, मीन्स उनके लिए एडवेंचर है। तो ऐसे पहाड़ों में से, पहाड़ी रास्तों में से ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से जाना पड़ता है। कभी कहीं कहाँ से पत्थर गिर जाए, कहाँ से कुछ हो जाए, नहीं पता रहता। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करके जाना होता है। ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी है ये हमारे लिए काम की नहीं है, तो फिर मेरी चाल देखना ये सब नहीं, बट हम ये पढ़ लेते हैं अध्यापक के लिए। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो, स्कूल पहुंचने के लिए प्रयोग, बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। अब आपको क्या करना है कि आपके पूछना है आपके स्कूल में बच्चे किन किन यातायात के साधनों से आते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, फिर उस पर चर्चा करनी है। जैसे कि मोटरसाइकिल है, उससे इतना ज़्यादा धुआं होता है, हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है। कार है, कार से इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। साइकिल क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। पैदल आते हो, तुम्हारी वॉक भी होती है, एक्सरसाइज होती है। तो सो ऑन करके हमें डिस्कस करना है। फिर क्या है, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था ईवीएस में, सीटेट में, ईवीएस में, कि सीटेट में आया था, पता नहीं एसटेट में आया था। जैसे कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे कि एक टीचर द्वारा बच्चों को स्कूल आने के लिए सर्वोत्तम साधन, मतलब सजेस्ट किए जाने वाला सर्वोत्तम साधन कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा था कि मीन्स अगर आपको बच्चों को सजेस्ट करना है कि आप इससे स्कूल आओ, ठीक है, उसमें पैदल का ऑप्शन नहीं था, और आपको एज अ टीचर आपको बच्चों को सजेस्ट करना है कि आपका बेस्ट तरीका, बेस्ट यातायात का साधन कौन सा हो सकता है स्कूल आने के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, कार, साइकिल, बैलगाड़ी, ठीक है, ऊँट या ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी या ट्रॉली, जो भी है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो आपको इस तरीके से चूज़ करना था। वैसे तो सबसे अच्छा ऑप्शन साइकिल रहेगा, क्योंकि साइकिल चलाने में हमारी सारी मसल्स काम करती हैं, तो हम एक्सरसाइज भी हो जाता है, और साइकिल चलाते समय सामने भी देखते हैं तो हमारा ब्रेन भी लगातार काम करता है। ठीक है, कुछ और माइंड में नहीं चलता, और साइकिल से कोई लॉस भी नहीं है सब, और सबसे अच्छा साधन भी है। तो साइकिल उसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता था। बाकी अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से ट्रॉली, बास्कब, पुल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते या बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, ये सब से डिसाइड करके आप इसका तब भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आपको डिस्कस करना है कि हाँ बेस्ट यातायात का साधन कौन सा हो सकता है। फिर है बच्चों की कलम से, कुछ नहीं है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, मतलब एक थोड़ा सा गेम है, और कुछ नहीं है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, देखो, अध्यापक के लिए पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें, बच्चों को आत्मानुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। देखो, अब इसमें क्या लिखा है, टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे। अब एक बात बताओ, एक बार आपको ये पढ़ देती हूँ। अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे, नाखून दांत ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 दंड बैठक। अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर के बल पर खड़े रहना। अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुंचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़ा रहना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग पनिशमेंट डिसाइड करी हुई है कि इतने पर इतना होगा, इतने पर ऐसे ऐसे होगा। तो आप बताओ, क्या ये चीज़ ठीक है? क्या जो हम बच्चे की गलत आदतें हैं या जो बच्चे की गंदी आदतें हैं, क्या पनिशमेंट इज़ द ओनली ऑप्शन? हम पनिशमेंट के थ्रू ही वो बच्चों से चीज़ें दूर करवा सकते हैं क्या, और कोई तरीका नहीं है? तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, नहीं, क्योंकि हमने स्किनर की थ्योरी पढ़ी हुई है, उसमें हमने दोनों पढ़ा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, है ना, सारी चीज़ें पढ़ा है उसमें भी, बल्कि पनिशमेंट भी उसको नेगेटिव में नहीं लेता, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। अब अलग चीज़ है, खैर वो। तो ये क्या है, मतलब इसमें आपको बच्चों से क्या डिस्कस करना है, टीचर से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बच्चों के अंदर ना हमें आत्मानुशासन लाना है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ावा देना है, कि जो चीज़ें हम बच्चों से चाहते हैं ना कि हम ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसे करो, तो हमारे कहने से तो देखो बच्चों चलने वाले हैं नहीं। हमें कुछ ऐसा करना है कि बच्चों के अंदर
खुद से ही सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो। वो जो बच्चों से हम चीज़ें करवाना चाहते हैं ना, बच्चे खुद से वो चीज़ें करें, बच्चे खुद से उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। ठीक है, जैसे मैंने बोला, जैसे हम इसको कैसे रोक सकते हैं कि मान लो अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए, तो तुमको पेरेंट्स से मीटिंग करवाओ, मेरी तुम्हारी पिटाई पड़ेगी, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब बच्चा डर जाएगा कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो तुम अपने पेरेंट्स से बात करवाओ, या तुमको पिटाई पड़ेगी, या तुमको माइनस के पॉइंट्स मिलेंगे। अगर इसकी जगह मैं बच्चों को ये बोलूँ कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आप खुद क्या करोगे, अगर आप पहले तो पूरी कोशिश करो, अगर आपके नंबर फिर भी कम आते हैं तो फिर आप क्या करोगे, मीन्स लेट देम स्टूडेंट डिसाइड, बच्चों को डिसाइड करने दो कि क्या है। अब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, अब मान लो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, मुझे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है, अब मुझे क्लास प्रिंसिपल मैम के पास जाना है, बट मैं क्लास भी नहीं छोड़ के जा सकती, क्योंकि पता नहीं भैया बच्चे पीछे क्या आफत कर दे, क्या उछल कूद मचा दे, तो फिर प्रिंसिपल मैम मेरी क्लास लेने लगेंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी बच्चों मैं जा रही हूँ क्लास से बाहर, और अगर किसी ने मेरे पीछे शोर मचाया ना, उसकी पड़ेगी पिटाई, उसको हाथ ऊपर करके खड़ा रखूंगी मैं 1 घंटा। तो अब ये क्या है, मतलब मैं बच्चों को पनिशमेंट दे रही हूँ ना, अब इसमें बच्चों से मैं खुद ही तो सेल्फ डिसिप्लिन चाह रही हूँ, मैं खुद ही तो करवा रही हूँ। अब मैं कितनी भी बच्चों को टफ से टफ पनिशमेंट दे लूँ, बच्चे शोर तो मचाएंगे ही। ठीक है, चुप रहेंगे, मॉनिटर भी होगा, नाम भी लिखेंगे, फिर भी बच्चे शोर मचाएंगे, क्योंकि उनको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। बट इसकी जगह अगर मैं बच्चे को बोलूँ, बच्चों मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल रूम में, और अगर मेरे पीछे अगर आप लोग चुप रहे, किसी ने भी शोर नहीं मचाया, आप सब लोग अच्छे से रहे, तो मैं आपको प्लेग्राउंड में खिलाने ले जाऊंगी। ठीक है, अब क्या है, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, सब बच्चों को लगेगा हम खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें चुप रहना है, चुप रहना है, क्योंकि हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा, हमें कहाँ जाना है, हमें प्लेग्राउंड में खेलने को मिलेगा, हम वहाँ पे खेलने के लिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे का खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन जो है खुद ही क्रिएट होगा, बच्चा खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो शोर मचाएगा तो भाई मैडम खिलाने नहीं ले जाएंगी, तो वो खुद से बना के रखेगा। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें सज़ा देने की प्रवृत्ति को रोकना है, सज़ा नहीं देना है, क्योंकि हर एक का सॉल्यूशन सज़ा नहीं होती। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में, और मैंने बहुत ट्राई करा है कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ जाए, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ भी आया होगा। सो यही है, हमें जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं हमें वो पढ़ने हैं, और जो हमारा टीचर का इंपॉर्टेंट चीज़ वो करना है, थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि पेडागोजी के पोर्शन में वो हमारा काम आ सकता है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।